चलिए शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ, जहां विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है। दूसरे दिन सदन की कार्यवाही 11 बजे शुरू होगी। आज सदन की कार्यवाही की शुरुआत में ही विधानसभा के अध्यक्ष का चुनाव होगा। 14वीं विधानसभा अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर प्रोफेसर चंद्र कुमार चुनेंगे। विधानसभा के अध्यक्ष पद के लिए कल ही भटियात से विधायक कुलदीप पठानिया ने अपना नामांकन भरा है, जिसमें कुलदीप पठानिया को विपक्ष ने भी अपना समर्थन दिया है। ऐसे में कुलदीप पठानिया का चुना जाना लगभग तय माना जा रहा है। वहीं आज सत्र के दूसरे दिन राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर का भी अभिभाषण होना है। इसके अलावा आज सत्र के दूसरे दिन भी हंगामे की संभावना बनी हुई है। पहले दिन भी यानी बीते कल पूर्व की सरकार के फैसलों को रद्द करने के मामले में विपक्ष ने जमकर हंगामा किया था। नेता प्रतिपक्ष ने इसको लेकर सीएम से कई सवाल भी पूछे थे और संस्थानों के डी नोटिफिकेशन को वापस लेने की मांग की थी। इसको लेकर कल विधायकों की शपथ से पहले ही हंगामा हुआ और इस मसले को लेकर विपक्ष ने विधायकों की शपथ के बाद विरोध जताते हुए सदन से नारेबाजी करते हुए वॉकआउट भी किया था। रुख करेंगे हमारे सहयोगी विचित्र का। इसी खबर पर ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ चुके हैं विचित्र। आज शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन है, हंगामे के पूरे आसार बने हुए हैं, लेकिन इस बीच आज सीएम सुक्खू प्रस्ताव रखेंगे पठानिया के खिलाफ, जिन्हें विधानसभा अध्यक्ष चुना गया है निर्विरोध। वहीं आज राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर राज्यपाल का अभिभाषण भी होना है। इसके अलावा क्या कुछ अहम एक्टिविटीज आज रहने वाली हैं इस सत्र में? निश्चित तौर पर जश्न देखिए, विधानसभा का शीतकालीन सत्र है। नई सरकार का ये पहला सत्र है और नई सरकार हालांकि बड़ी सूझबूझ के साथ जो है वो इस सत्र को चलाना चाह रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से हम लोग देख पा रहे हैं कि जो विपक्ष है वो पूरी तरह से आक्रामक रुख जो है वो अख्तियार किए हुए हैं। हालांकि जैसे बीते कल भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि आज जो है क्योंकि पहला दिन होने वाला है तो मेल मिलाप होगा, सौहार्दपूर्ण जो है वो यहाँ पर माहौल देखने को मिलेगा सदन में, लेकिन ऐसा देखने को मिला नहीं। अभी विधायकों की शपथ हुई ही नहीं थी कि विपक्ष ने आते ही अपने तेवर जो है वो तीखे कर दिए और तुरंत कहीं ना कहीं जो उन्होंने जैस्मिन नारेबाजी वहां पर शुरू कर दी और उन्होंने अपना मुद्दा जो था वहां पर उठाना शुरू कर दिया कि किस तरह से उनके कार्यकाल में लिए गए फैसलों को बिना रिव्यू किए हुए जो है उनको फैसला जो है वो ले लिया गया। इनफैक्ट जिन विधायकों की शपथ ही नहीं हुई है उनकी एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर दी गई नई सरकार की ओर से और उन्होंने जो है जो दफ्तरों को डिनोटिफाई कर दिया। तो ये कहीं भी सरासर जो है एक तरह से अन्याय है जनता के साथ और सरकार के फैसलों के साथ। और इनफैक्ट बड़ी बात नेता प्रतिपक्ष ने कल यह भी कही थी कि कैबिनेट जो फैसले लेती है वो सर्वोत्तम होते हैं, वो फाइनेंस से भी ऊपर होते हैं, तो उनको कैसे कोई नोटिफाई कर सकता है? हाँ, रिव्यू किया जा सकता है, उन्होंने भी रिव्यू किया था, लेकिन ऐसा जो है वो जो सरकार कर रही है। तो जैस्मिन, बीते कल जिस तरह से हुआ आज भी आसार इसी तरह से है। हाँ, बीते कल 2-3 बड़े मुद्दे थे जिन पर जो है कहीं ना कहीं विपक्ष जो है मुखर नजर आ रहा था, लेकिन आज जो है एक बड़ा मुद्दा एक और एड ऑन हो सकता है और वो है सीमेंट फैक्ट्री के अचानक से बंद होने का मुद्दा। तो उनको भी आज विपक्ष ला सकता है। ऊपर से वो नोटिफिकेशन वाले जो मुद्दे हैं वो तो कैरी फॉरवर्ड होंगे ही होंगे और भी कई मुद्दे जो हैं वो विपक्ष लाकर जो है आज हंगामा जरूर कर सकता है। लेकिन आज बड़ी बात यह है कि 14वीं जो विधानसभा है उनके लिए जो है 14वीं विधानसभा के लिए आज अध्यक्ष पद का चुनाव होना है। हालांकि इसके लिए जो है विपक्ष की ओर से और पक्ष की ओर से एक ही नाम जो है वो दिया गया है, एक ही उम्मीदवार का नाम दिया गया है और निर्विरोध कुलदीप सिंह पठानिया भटियात के जो विधायक हैं वही जो है वो अध्यक्ष बनने वाले हैं। लेकिन एक बड़ी बात है क्योंकि 14वीं विधानसभा को उनका एक स्थायी स्पीकर जो है वो मिलने जा रहा है। उससे पहले जो थे प्रोटेम स्पीकर प्रोफेसर चंद्र कुमार थे और उन्हीं की अगुवाई में वही जो है वो शपथ भी दिलाएंगे जो नए अध्यक्ष होंगे। तो आज एक बड़ा मुद्दा अगर हम लोग देखें तो ये है कि अध्यक्ष पद का चुनाव होना है और इसके लिए बाकायदा जो प्रस्ताव है वो खुद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है वो रखेंगे। तो बहुत सारी चीजें आज भी देखने लायक हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आसार जो है जैस्मिन वो हंगामे के बने हुए हैं और कोशिश हम तो यही चाहेंगे कि सार्थक तरीके से चर्चा हो और सार्थक तरीके से सदन चले, क्योंकि जनहित के लिए ही जो है ये नुमाइंदे चुनकर यहाँ पर आते हैं, सदन में पहुंचते हैं कि आज औपचारिकताएं बहुत ज्यादा नहीं हैं क्योंकि राज्यपाल का अभिभाषण होना है और फिर कुलदीप पठानिया के पक्ष में प्रस्ताव रखेंगे सीएम सुक्खू। औपचारिकताएं बहुत ज्यादा नहीं है, इस लिहाज से समय इस दूसरे दिन में ज्यादा मिलेगा। तो कई ऐसे अहम मुद्दे हैं जिनको लेकर विपक्ष लगातार मुखर है, उन मुद्दों को उठा सकता है। इसके अलावा राज्यपाल का अभिभाषण भी आज के दिन एक खास फोकस पॉइंट रहने वाला है।
जैस्मिन, बिल्कुल सही कहा आपने। निश्चित तौर पर ऐसा ही कुछ होने वाला है। और बीते कल भी जिस तरह से विपक्ष जो है वो मुखर नजर आ रहा था, वो जब सवाल उठा रहा था कि कैसे डिनोटिफाई जो है आपकी ओर से दफ्तर किए गए, तो उस पर जो है जब मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है उन्होंने बाकायदा जो है अपील की है विपक्ष से कि अगर आप लोगों को लगता है कि उनके द्वारा जो ये फैसला लिया गया है दफ्तरों को डिनोटिफाई करने का, तो आप चाहें तो कल जब राज्यपाल का अभिभाषण होगा तो उसमें प्रस्ताव आप ला सकते हैं, उसमें आप इसको एड ऑन कर सकते हैं कि आपने क्या क्या व्यवस्था की थी, किन व्यवस्थाओं के तहत जो है आपने इतने सारे दफ्तर खोल दिए, क्या उसमें किस तरह का आपने जो है वो तमाम सारी व्यवस्थाएं जो है वो देखी थी, तो उसको आप ला सकते हैं। देखना बड़ा दिलचस्प आज ये रहने वाला है, क्या कहते हैं जैस्मिन, कि क्या सत्ता पक्ष की इस अपील को जो है वो विपक्ष मानता है, क्या वो वाकई में जो उन्होंने फैसले लिए थे दफ्तरों को खोलने के, क्या उनकी प्रस्तावना जो है वो आज अभिभाषण में देखने को मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये बड़ा दिलचस्प है, देखने लायक है। लेकिन कहीं ना कहीं आज निश्चित तौर पर जो है आसार हंगामे के बने हुए हैं, और विपक्ष क्योंकि पहले ही दिन से अगर आक्रामक नजर आ रहा है तो फिर आगे क्या होता है ये तो फिर बताने की यहाँ पर गुंजाइश ही नहीं रह जाती। बिल्कुल विचित्र। इस 14वीं विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है। किस तरीके का आज ये दूसरा दिन रहने वाला है? पहला दिन काफी हंगामे के साथ शुरू हुआ, दूसरा दिन कैसा रहेगा ये देखना अपने आप में काफी अहम होगा। विचित्र नजर आप बना के रखिए, जुड़ेंगे आपसे जानकारियां लेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया। हिमाचल की 14वीं विधानसभा के पहले सत्र के पहले दिन जहां नए विधायकों को शपथ दिलाई गई, वहीं विधानसभा के नए स्पीकर का नॉमिनेशन भी हुआ। कांग्रेस विधायक कुलदीप सिंह पठानिया का विधानसभा स्पीकर बनना करीब करीब तय हो चुका है, क्योंकि विपक्ष ने भी उन्हें अपना समर्थन दिया है। किसी विधानसभा से जब ऐसी तस्वीरें आती हैं तो वो यादगार बन जाती हैं, और इन तस्वीरों के साथ हिमाचल की 14वीं विधानसभा के स्पीकर का चुनाव भी यादगार बन गया। कांग्रेस ने विधानसभा के स्पीकर के लिए कुलदीप सिंह पठानिया का नाम आगे बढ़ाया, तो विपक्ष ने भी आगे बढ़कर उनके नाम पर सहमति जताई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि विधानसभा में कुलदीप पठानिया के नामांकन के वक्त सत्ता पक्ष के नेताओं के साथ नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर भी मौजूद रहे। देखिए, अभी मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे विपक्ष के नेता श्री जयराम ठाकुर जी ने, जो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी थे कुलदीप सिंह पठानिया जी, उनके नाम को सेकंड किया है। मैंने प्रपोज किया है और जयराम ठाकुर जी ने उसको सेकंड किया। ये साझा उम्मीदवार हो गया आज नॉमिनेशन के बाद। और उसके बाद हमारे हर्षवर्धन चौहान जी और मुकेश अग्निहोत्री जी ने प्रपोजल सेकंड किया, और शांडिल जी और पूर्व जो स्पीकर थे विपिन परमार जी, उन्होंने प्रपोजल सेकंड किया है। तो 3 सेट कर दिए है। तो वो लगता है कि उनका नॉमिनेशन आज खत्म हो गया, तो अनअपोज्ड उनका चुनाव आने वाले समय में हो जाएगा। विपक्ष के समर्थन के बाद 65 साल के कुलदीप सिंह पठानिया का निर्विरोध स्पीकर चुना जाना करीब करीब तय है। कुलदीप सिंह पठानिया भटियात सीट से 5वीं बार विधायक चुने गए हैं। 1985 में विधानसभा का पहला चुनाव उन्होंने लड़ा था। पठानिया ने ग्रेजुएशन तक की शिक्षा हासिल की है। पेशे से वे किसान हैं। 8.6 करोड़ की चल अचल संपत्ति के पठानिया मालिक हैं। कुलदीप सिंह पठानिया जी है, भटियात से हमारे विधायक है। वो अगले स्पीकर होंगे। उसमें हमारे नेता प्रतिपक्ष भी वहां पे उपस्थित रहे, मुख्यमंत्री जी तो थे ही थे। तो ये साझा हमारे जो है वो कैंडिडेट होंगे। जहां तक डिप्टी स्पीकर की बात है, मुझे लगता है अभी तक वो साझा नहीं की गई है। शायद अगले सत्र में उसका जो है निर्णय लिया जाएगा। सत्ता पक्ष के अलावा विपक्ष के समर्थन से ये साफ हो चुका है कि सभी को भरोसा है कि कुलदीप पठानिया सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चला पाएंगे। रणवीर सिंह, न्यूज़ 18, धर्मशाला। और रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। "15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network."
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. ब्रेक के बाद रुक करेंगे कुछ और खबरों का। सत्र के पहले दिन स्पीकर के नॉमिनेशन से पहले विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने डी नोटिफिकेशन का मुद्दा सदन में उठाया, जिसका जवाब सीएम ने दिया। हिमाचल प्रदेश की 14वीं विधानसभा के पहले सत्र की ये तस्वीरें सुखद हैं। जिसमें सीएम के साथ सत्ता पक्ष के कुछ और विधायक सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले नेता प्रतिपक्ष सहित विपक्ष के दूसरे नेताओं से मिले। मगर मुलाकात में जो गर्मजोशी दिखी, कुछ ही देर में वो मुद्दे की गर्मी में बदल गई। पहले दिन सबसे पहले विधायकों की शपथ का कार्यक्रम था, मगर उसके पहले ही विपक्ष ने संस्थानों के डी नोटिफिकेशन को लेकर हंगामा शुरू कर दिया। सदन में हुए हंगामे की तस्वीर सामने नहीं आई है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष ने सदन में जो बात कही, वही बात उन्होंने बाहर आकर मीडिया को खुद बताया। आनंद फान में आते ही सैकड़ों संस्थान जो खोले थे हमने विधायकों की मांग पर, जनप्रतिनिधियों की मांग पर, जनता की मांग पर, उनको रद्द करने की घोषणा की और रद्द करने के साथ वहां पर ताले लगा दिए गए। एसडीएम का दफ्तर खुला और खुल करके वहां पर चुनाव की प्रक्रिया भी हुई। विधायक भी चुन करके आ गया। विधायक ने आज शपथ भी ले लिए, लेकिन उस पर भी ताला लगा दिया। बीडीओ के ऑफिस खुले हैं, तहसीलदार के ऑफिस खुले हैं, दफ्तर में कई महीनों से काम कर रहे हैं कि डिनोटिफाई कर दिए, ताले लगा दिए। हॉस्पिटल में डॉक्टर बैठे हैं, उनका गांव के लोगों का उनका ट्रीटमेंट हो रहा है और उनको स्वास्थ्य की सुविधा मिल रही है, लेकिन डिनोटिफाई करके ताले लगा दिए। ऐसी परिस्थिति में हमने कहा कि सरकार कर क्या रही है। विधायकों की शपथ के बाद जयराम ठाकुर ने यही बातें सदन में रखी, जिसका सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जो जवाब दिया, वही उन्होंने भी बाहर आकर मीडिया को बताया। जहां कोई भी बच्चा, अगर एक भी बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा, हमारी सरकार का ये कटिबद्ध है इसके लिए। लेकिन अपनी संस्थाएं खोलकर भी, 900 संस्थाएं खोलने के बाद भी जनता ने उन्हें विपक्ष में बिठा दिया, तो उन्हें अपने गृहवाह में झांकने की जरूरत। सीएम ने विपक्ष की तरफ से मंत्रिमंडल के गठन को लेकर उठाए जा रहे सवालों का भी जवाब देते हुए पलटवार किया। तो हमारा अधिकार है, विपक्ष को बोलने का अधिकार है। उनके पास बोलने को कुछ नहीं है ना, तो मंत्रिमंडल पर बातें उठाएंगे। तो मंत्रिमंडल का विस्तार इन ड्यू कोर्स और समय किया गया। जिस तरह की चर्चाएं थी, जिस तरह के कयास लगाए जा रहे थे, हुआ भी वही। विधायकों की शपथ भी नहीं हुई थी तो हंगामा शुरू हो गया। शुरुआत नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने की और उसके बाद लगातार जो है बीच बीच में हंगामा बरपा। और अब ये बिल्कुल साफ हो गया है कि जिस तरह से ये सुक्खू सरकार का पहला विधानसभा सत्र है, जिसका आगाज शीतकालीन सत्र के साथ शुरू हुआ है और पहला दिन ही इस तरह का है, तो आने वाले दिन जो है किस तरह के रहेंगे वो आज विपक्ष ने अपने तेवरों से बता दिया है। लेकिन यहां सत्ता पक्ष की तरफ से भी जबरदस्त बैटिंग की जा रही है। धर्मशाला से मेरे कैमरा सहयोगी दीपक राणा के साथ रणबीर सिंह, न्यूज 18 हिमाचल। जल संरक्षण के लिए राज्यों के प्रयास देश के सामूहिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में बहुत सहायक होंगे। ऐसे में वाटर विजन एट 2047 अगले 25 वर्षों की अमृत यात्रा का एक महत्वपूर्ण आयाम है। साथियों, इस सम्मेलन में
होल ऑफ द गवर्नमेंट और होल ऑफ द कंट्री, इसके विजन को सामने रखकर चर्चाएं होना बहुत स्वाभाविक और आवश्यक भी है। होल ऑफ गवर्नमेंट का एक पहलू यह भी है कि सभी सरकारें एक सिस्टम की तरह, एक ऑर्गेनिक एंटिटी की तरह काम करें। राज्यों में भी विभिन्न मंत्रालय, जैसे जल मंत्रालय हो, सिंचाई मंत्रालय हो, कृषि मंत्रालय हो, ग्रामीण विकास मंत्रालय हो, पशुपालन का विभाग हो, उसी प्रकार से शहरी विकास मंत्रालय, उसी प्रकार से आपदा प्रबंधन, यानी कि सबके बीच लगातार संपर्क और संवाद और एक क्लैरिटी, विजन, ये होना बहुत आवश्यक है। अगर विभागों को एक दूसरे से जुड़ी जानकारी होगी, उनके पास पूरा डेटा होगा, तो उन्हें अपनी प्लानिंग में भी मदद मिलेगी। साथियों, हमें यह भी समझना होगा कि सरकार के अकेले प्रयास से ही सफलता नहीं आती। जो सरकार में है, उन्हें इस सोच से बाहर निकलना होगा कि उनके अकेले के प्रयास से अपेक्षित परिणाम मिल जाएंगे। इसलिए जल संरक्षण से जुड़े अभियानों में जनता जनार्दन को, सामाजिक संगठनों को, सिविल सोसाइटी को भी ज्यादा से ज्यादा हमें जोड़ना होगा, साथ लेना होगा। जन भागीदारी का एक और पक्ष है और उसे भी समझना बहुत जरूरी है। कुछ लोग सोचते हैं कि भाई जन भागीदारी यानी लोगों पर ही सारी जिम्मेदारी थोप देना, जन भागीदारी को बढ़ावा देने से सरकार की जिम्मेदारी कम हो जाती है। हकीकत ऐसी नहीं है, जवाबदेही कम नहीं होती। जन भागीदारी का सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि जनता जनार्दन को भी ये पता चलता है कि इस अभियान में कितनी मेहनत हो रही है, कितना पैसा लग रहा है, इसके कितने पहलू होते हैं। जब किसी अभियान से जनता जुड़ी रहती है तो उसे कार्य की गंभीरता का पता चलता है, उसके सामर्थ्य का पता चलता है, उसके स्केल का पता चलता है, संसाधन कितने लगते हैं उसका पता चलता है। इससे जनता में जब ये सब देखते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, तो ये इस प्रकार की योजना हो या अभियान हो, एक सेंस ऑफ ओनरशिप आती है। और जो सेंस ऑफ ओनरशिप जो है ना, वो सफलता की सबसे बड़ी कुंजी होती है। अब आप देखिए स्वच्छ भारत अभियान कितना बड़ा उदाहरण है। स्वच्छ भारत अभियान में जब लोग जुड़े तो जनता में भी एक चेतना आई, जागृति आई। गंदगी दूर करने के लिए जो संसाधन जुटाने थे, जो विभिन्न वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनवाने थे, शौचालय बनवाने थे, ऐसे अनेक कार्य सरकार के द्वारा हुए। लेकिन इस अभियान की सफलता तब सुनिश्चित हुई जब जनता में, प्रत्येक नागरिक में सोच आई कि गंदगी नहीं करनी है, गंदगी नहीं होनी चाहिए। गंदगी के प्रति एक नफरत का भाव नागरिकों में आने लगा। अब जनभागीदारी की यही सोच हमें जल संरक्षण के लिए जनता के मन में जगानी है। इसके लिए जनता को हम जितना ज्यादा जागरूक करेंगे, उतना ही प्रभाव पैदा होगा। जैसे हम जल जागरूकता महोत्सवों का आयोजन कर सकते हैं, स्थानीय स्तर पर होने वाले मेलों में पानी को लेकर जागरूकता संबंधी कई आयोजन जोड़ सकते हैं। विशेषकर नई पीढ़ी इस विषय के प्रति जागरूक हो, इसके लिए हमें पाठ्यक्रम से लेकर स्कूलों में एक्टिविटीज तक इनोवेटिव तरीके सोचने होंगे। आप जानते हैं कि देश हर जिले में 75 अमृत सरोवर बना रहा है।
आपने भी अपने राज्य में इसमें काफी कुछ काम किया है। इतने कम समय में 25,000 अमृत सरोवर बन भी चुके हैं। जल संरक्षण की दिशा में पूरे विश्व में अपनी तरह का ये अनोखा अभियान है और ये जन भागीदारी इसमें जुड़ी है। लोग इनिशिएटिव ले रहे हैं, लोग इसमें आगे आ रहे हैं। इनका संरक्षण हो, लोग इनसे जुड़े, हमें इस दिशा में निरंतर प्रयास बढ़ाने होंगे। साथियों, हमें पॉलिसी लेवल पर भी पानी से जुड़ी परेशानियों के समाधान के लिए सरकारी नीतियां और ब्यूरोक्रेटिक प्रक्रियाओं से बाहर आना होगा। हमें प्रॉब्लम्स को पहचानने और उसके सॉल्यूशन को खोजने के लिए टेक्नोलॉजी को, इंडस्ट्री को और खासकर स्टार्टअप्स को साथ जोड़ना होगा। जियो सेंसिंग और जियो मैपिंग जैसी टेक्निकों से हमें इस दिशा में काफी मदद मिल सकती है। साथियों, हर घर तक पानी पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन आपके राज्य का एक बड़ा डेवलपमेंट पैरामीटर हुआ है। कई राज्यों ने इसमें अच्छा काम किया है, कई राज्य इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अब हमें यह सुनिश्चित करना है कि एक बार ये व्यवस्था बन गई तो आगे उनकी देखरेख भी उतने ही अच्छे ढंग से चलती है। ग्राम पंचायतें जल जीवन मिशन का नेतृत्व करें और काम पूरा होने के बाद ये सर्टिफाई भी करें कि पर्याप्त और स्वच्छ पानी उपलब्ध हो गया है। हर ग्राम पंचायत मासिक या त्रैमासिक रिपोर्ट भी ऑनलाइन सबमिट कर सकती है कि उसके गांव में कितने घरों में नल से जल आ रहा है। पानी की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए समय समय पर वाटर टेस्टिंग की प्रणाली भी विकसित की जानी चाहिए। साथियों, हम सभी जानते हैं कि इंडस्ट्री और खेती दो ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें स्वाभाविक रूप से पानी की आवश्यकता बहुत रहती है। हमें इन दोनों ही सेक्टर से जुड़े लोगों से विशेष अभियान चलाकर उन्हें वाटर सिक्योरिटी के प्रति जागरूक करना चाहिए। पानी की उपलब्धता के आधार पर ही क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन हो, प्राकृतिक खेती हो, नेचुरल फार्मिंग खेती को बढ़ावा दिया जाए। कई जगह ऐसा देखने में आया है कि जहां प्राकृतिक खेती होती है, नेचुरल फार्मिंग की जा रही है, वहां जल संरक्षण के भी सकारात्मक प्रभाव दिखाई दिया है। साथियों, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत सभी राज्यों में तेजी से काम हो रहा है। इसके अंतर्गत पर ड्रॉप मोर क्रॉप अभियान की शुरुआत की गई थी। इस स्कीम के तहत देश में अब तक 70 लाख हेक्टेयर से ज्यादा जमीन माइक्रो इरिगेशन के दायरे में लाई जा चुकी है। सभी राज्यों को माइक्रो इरिगेशन को लगातार बढ़ावा देना चाहिए। ये जल संरक्षण के लिए बहुत आवश्यक योजना है। अब डायरेक्ट कैनाल की जगह पाइपलाइन आधारित नई योजनाएं लाई जा रही है। इसको और भी आगे ले जाने की जरूरत है। साथियों, जल संरक्षण के लिए केंद्र ने अटल भूजल संरक्षण योजना की शुरुआत की है। ये एक संवेदनशील अभियान है और इसे उतनी ही संवेदनशीलता से आगे बढ़ाने की जरूरत है। भूजल प्रबंधन के लिए बनाए गए प्राधिकरण सख्ती से इस दिशा में काम करे, ये भी जरूरी है। भूजल